हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। ये इस सब्जेक्ट का नेम है। ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर जो इसका 5th है उसको कवर किया था, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो हमारा यूनिट 2 का 5th चैप्टर था और ये हमारा यूनिट 3 का 6th चैप्टर है। कि यूनिट 5th में एक ही चैप्टर है, जो यूनिट हमारी जो फर्स्ट थी उसमें 4 चैप्टर्स थे। यूनिट 3 में 6 चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी अ, इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं, उस वो आगे देखेंगे हम। अभी फ़िलहाल हम 6 चैप्टर को पढ़ते हैं। हमारा जो 6 चैप्टर है उसका क्या नाम है, राष्ट्रवादी राजनीति और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवादी राजनीति के तहत हमारे जो भारतीय का जो राष्ट्रवाद का उदय है वो किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ 1858 से 1947 के बीच। तो इसके बारे में हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि इसका उदय किस प्रकार से हुआ, इसके विकास होने में कैसे हेल्प मिली भारतीय राष्ट्रवाद को। चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली जो अपकमिंग वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी क्वेरीज़ के लिए इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमें इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली पढ़ना है क्या, भारतीय जो राष्ट्रवाद उसका उदय किस प्रकार से, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीयता का विकास के कारणों को समझेंगे। ठीक है, किस किस प्रकार से उनका विकास हुआ, क्या क्या कारण हुए थे, उस चीज़ को पहले देखेंगे। उसके सामाजिक, उसके आर्थिक और भारतीय जो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है उसके सामाजिक, उसके आर्थिक और उसके राजनीतिक जो परिवर्तन आए हैं उसकी भूमिका को देखोगे, किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, क्या क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद के आरंभिक रूप और उसके विकास को पहचानेंगे हम, भारतीय राष्ट्रवाद के। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ये मेन पॉइंट्स है चैप्टर। आपसे पूछ सकता है कि भारत, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लो, जैसे भारत में जो राष्ट्रीयता के विकास है ना उसके कारण को समझाइए, स्पष्ट करिए। या फिर ये पूछ सकता है भारत में राष्ट्रीयता का जो विकास हुआ तो उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके राजनीतिक परिवर्तन है उसकी भूमिका को हमें स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप भी पूरी वीडियो देखिएगा। जब पूरी वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। परिचय। 19वीं सदी में भारत में जो धीरे धीरे राष्ट्रीयता की जो भावना है ना वो धीरे धीरे जाग रही थी। औपनिवेशिक शोषण जैसे अंग्रेजी शिक्षा, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक संस्थाओं ने ना भारत को एकजुट करने के लिए, इन सभी तरीक़ों से भारत को एकजुट करने के लिए इनको प्रेरित किया था। किसके द्वारा किया था, जो हमारे जो औपनिवेशिक शोषण हो रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा और जो समाज धर्म के नाम पर जो आंदोलन किए जा रहे थे, राजनीतिक संस्थाओं ने इन सभी भारतीयों को एकजुट रखने के लिए, मतलब होता था कि पहले जो धर्म के नाम पर भेदभाव, कैसे मुस्लिम हिंदू के धर्म में भेदभाव हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, धर्म के नाम पर आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर और औपनिवेशिक शोषण के नाम पर। तो इन सब को एकजुट करने के लिए इन सबको प्रेरित किया। इन सभी, अब जब भारतीय लोग, भारत में सभी रहते हैं ना, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सारे लोग भारतीय हैं। अगर हमें भारत के लिए कुछ करना है तो हमें सबको एकजुट होकर सबके लिए सारे काम करने चाहिए, तभी हम एग्जैक्टली हम भारत के लिए हम कुछ कर पाएंगे। अलग अलग जैसे हिंदू अलग करेंगे, मुस्लिम अलग करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। जब आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हो तो आपको मिलजुल के सारे काम करने चाहिए। ओके, अब इसका हम देखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीयता की भावना है ना उसके उदय के क्या कारण थे। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ असंतोष। ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से हमारा शोषण करना स्टार्ट किया था। 1940, आपको पता ही है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, जबकि 1858 से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। वो लोग हमारे ऊपर शोषण करते थे, हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं होता था। वो हमारे जो इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट्स, इंडिया में जो कितनी सारी चीज़ें जो बनती थी उस टाइम में, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में जाके या दूसरे देशों में जाके उसको सप्लाई करते थे, और उससे जो भी प्रॉफिट मिलता था वो अपने पास रखते थे। इंडिया को मतलब बहुत ही कम पैसे देते थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलता था वो उसका अपने पास ही रखते थे। किसान, व्यापारी और आम जनता पर मतलब असंतोष बढ़ा था। किसान, व्यापारी और आम जनता के साथ ये बड़ा भेदभाव करते थे। मतलब
जैसे आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप अलग जगह जाकर सब उसको बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उसे दूसरे देशों में जाकर बेचते थे, उन्हें जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने पास ही रखते थे, इंडियंस को इतना नहीं दे देते। तो ब्रिटिश सरकार ने हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है ना, उसका शोषण करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, इसके बारे में देखें कि आधुनिक काल में ना भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचार मिले थे, लेकिन नई सोच ने राष्ट्रवाद को एक मजबूती दी। उस टाइम में भारतीय जो लोग थे ना, उनको सिर्फ इस बात का मतलब समझ में आया था कि हमारे लोकतंत्र कितना आवश्यक है, उसकी स्वतंत्रता, हमारे पास जो समानता है ना, उसके जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, इसके विचार हमें देखने को मिले थे आधुनिक शिक्षा के। नई सोच ने, ये जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार होता है, इसकी नई सोच ने हमारे राष्ट्रवाद को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया था। अंग्रेजी शिक्षा का इस तरह से प्रसार हुआ था कि अगर जैसे आप एजुकेशन कर रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, आजकल आपको पता है कि हर जगह इंग्लिश में आता है। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो या किसी भी जॉब में जाते हो, आपको जो हिंदी तो कंपलसरी होती है, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी वो मांगते हैं कि हर जॉब के अंदर आपसे मांगते हैं। तो आपको भी पता है कि जो अंग्रेजी का जो प्रसार हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, वो हमारे कैसे राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। आप अगर जैसे किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो जो आपके जो फॉरेन से जो, ठीक है, आपके जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कनाडा के क्लाइंट्स होते हैं या अदर उनकी लैंग्वेज है, जो वो लैंग्वेज आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमन होती है आप लोगों की। अदर कंट्री के लोग जिनसे आपको कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप उनसे इंग्लिश के थ्रू बात कर सकते हो, अपनी डील क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश का प्रसार उस टाइम में इस तरह से हुआ कि भारत की जो उसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचार तो मिले थे उन्हें आधुनिक शिक्षा से, लेकिन जो उन्होंने राष्ट्रवाद को एक मजबूती दी थी, ये एक नई सोच थी। भारत का राजनीतिक एकीकरण, तो अंग्रेज ने ना पूरे देश को एक प्रशासनिक ढांचे में ना बांध रखा था। रेल, डाक, टेलीग्राफ ने भूगोलिक दूरी घटाई थी और एकता भी बढ़ाई थी इसके द्वारा। तो भारत का जो राजनीतिक एकीकरण है, वो इन 2 पॉइंट्स को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इनका एकीकरण हुआ था। भारत को एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में उन्होंने एक बांध रखा था, मतलब किसी को किसी को आप किसी को एक जगह बांध के, किसी कमरे में बंद कर देते हो तो उसे एक जगह बांध के रख देते हो। ऐसे अंग्रेजों ने अपनी शासन के राजनीतियों से जो भारतीय लोग हैं उनको एक ढांचे की तरह बांध रखा था। ऐसे रेल, डाक, टेलीग्राफ ने इन सब उन्होंने इनकी दूरी घटा दी थी और इनकी एकता भी बढ़ाई थी। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव होता है? जो ब्रह्म समाज है, जो आर्य समाज है और रामकृष्ण मिशन जैसे आंदोलन ने सामाजिक कृतियों का विरोध भी किया था। ये 3 है ना, ये जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने ना आंदोलन ने सामाजिक जो कुरीतियाँ, जातिवाद के नाम पे जो भेदभाव होता, धर्म के नाम पे जो भेदभाव होता, तो उन सारी कुरीतियों को इन लोगों ने विरोध किया था। ये 3 समाज के लोग हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। जैसे उन्होंने आंदोलन से अपने समाज की जो कुरीति है ना, उनको मिटाया था। इन आंदोलन ने क्या किया था कि जो भारतीय में आत्मगौरव, जो भारतीय के अंदर जो आत्मगौरव और जागरूकता की जो भावना है, जो उनके अंदर नहीं दिख रही थी, उस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया था, ताकि भारतीयों के अंदर आत्मगौरव, अपने ऊपर आत्मसम्मान की भावना है, वो अपने लिए कुछ कर सके। और जागरूकता की भावना है, उन लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। वो लोग अपनी जो उनको जागरूक रहने की ज़रूरत है। उनके अंदर जो आत्मगौरव, जागरूकता की भावना है ना, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इस आंदोलन के तहत, इस आंदोलन का एक ही मकसद था कि भारतीयों में आत्मगौरव और जागरूकता की भावना है, उसको बढ़ावा दिया जाए और जो समाज की जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं ना, उनको मिटाया जाए। ठीक है, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, तो भारत के जो गौरवशाली अतीत का जो ज्ञान बढ़ने से ना स्वाभिमान जागने लगा लोगों के अंदर। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व का भाव विकसित हुआ। अब प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तो जो भारत के जो लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व महसूस होने लगा। जो गर्व की भावना है वो उनके अंदर विकसित होने लगी लोगों के अंदर, जो उनके मन के, मतलब उनके अंदर अभी विकसित, मतलब अभी तक नहीं थी उनकी ये सारी भावना। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें अपने प्राचीन संस्कृति, उनको ज्ञान होने लगा, उन्हें समझ में आने लगा कि प्राचीन संस्कृति में उनके पूर्वजों ने उनके लिए क्या क्या किए थे, तो इस चीज़ से उनका ज्ञान हुआ और उनकी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनके गौरव की जो भावना है वो उनके अंदर विकसित हो रही थी। प्रजातीय विभेद की नीति, इसके बारे में देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय के साथ नस्लीय भेदभाव भी किया था। ठीक है, जिससे भारतीयों में एकजुटता, विरोध की भावना है वो बढ़ी थी। विदेशों में संपर्क, तो भारतीय जो छात्र हैं ये विदेश में पढ़ाई करने गए हैं, राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित हुए हैं।
विदेशों से संपर्क, मतलब आप इंडियन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पहले यहाँ अपनी एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करके वो फ़ॉरेन में जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करते, ताकि उन्हें जो राष्ट्रीय विचार है वो उन सबसे प्रभावित हो, उन्हें वहाँ की एजुकेशन के जो बेनिफिट्स है वो मिल सके, वहाँ की जो एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, कि अपनी जो हायर एजुकेशन उनको कंप्लीट कर सकें, ताकि उस एजुकेशन का यूज़ करके वो अपने इंडिया को और बढ़ोतरी कर सकें, मतलब इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो उनका बिजनेस है, उसको अच्छे से कर सकें, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगी। विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी समर्थन मिला था। विदेश के अंदर जो भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम है ना, इसको भी समर्थन दिया गया था विदेशों में। भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो धन निकासन, देशी उद्योग के विनाश से ना भारतीय समाज की जो आर्थिक रूप से ना वो पूरी तरह से नष्ट होने लगी थी। आर्थिक कष्टों ने लोगों को एकजुट करके राष्ट्रवाद को बल दिया था। अब जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, आप इकोनॉमिकली आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी जो पूरी फैमिली है उसे मिलकर सॉल्व करती है। तो वैसे ही देश के लोग होते हैं, जब देश में अंदर धन निकासन की जो कमी आ रही थी, देश उद्योग के विनाश से भारत की जो समाज की जो आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई थी। तो इस आर्थिक कष्टों ने लोगों को एकजुट करना, लोगों को एक साथ काम करने पर प्रोत्साहन दिया, जिससे जो हमारे राष्ट्रवाद की जो नीति है उस पर ज़्यादा बल दिया गया था, क्योंकि लोग इस नीति के इस आर्थिक कष्ट के तहत लोग एकजुट कर अपने भारत के साथ थे, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जगा रहे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड रिपन की प्रतिक्रियावादी नीति क्या थी? तो लिंटन की जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है और शाही दरबार और कठोर कानूनों ने असंतोष इनके अंदर बढ़ाया था। इन एक्ट के तहत रिपन ने स्वशासन का समर्थन किया था, जिससे जो हमारी राजनीतिक चेतना है ना उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। राजनीतिक संस्थाओं का क्या योगदान रहा था? तो इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन, इस संगठन ने राजनीतिक जागरूकता को फैला दिया था। इन एसोसिएशन के तहत हमारी जो राजनीतिक जागरूकता है ना वो लोगों तक फैलती जा रही थी। बाद में कांग्रेस पार्टी के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था इस टाइम के अंदर। साहित्य एवं समाचारों का योगदान, समाचार पत्र का क्या योगदान था? तो राष्ट्रवादी साहित्य और समाचार पत्रों ने जनता में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी थी। केसरी, अमर उजाला, हिंदू आदि अखबारों का महत्वपूर्ण, तो उस टाइम में क्या था कि जो हमारे जो साहित्य हैं और जो समाचार पत्र है, इन सबका ऐसे योगदान था, जो हमारे राष्ट्रवादी जो साहित्य हैं और जो समाचार पत्र हैं, इन्होंने जनता के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना है उसको निकाला था बाहर। हमारे जो मेन जो हमारे जो न्यूज़पेपर जो नेम्स, अभी कितने सारे न्यूज़पेपर आ रहे हैं, दैनिक भारत, ये सारे, तो लेकिन इसमें जो केसरी है, अमर उजाला है, हिंदू है, इन सभी अखबारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इस योगदान के अंदर। मध्य वर्ग की चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ? तो आधुनिक भारत ने एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार किया था, जिसमें इस वर्ग ने भारतीय समाज को संगठित करने के लिए आंदोलन को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो मध्यम वर्ग जो शिक्षित वर्ग है, इसमें इन्होंने ये भूमिका निभाई थी कि जो आंदोलन के तहत में जो भारतीय समाज को एक साथ रखने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों को नई दिशा दी थी कि वो कैसे, अगर अपने राष्ट्रवादी जो नीति है उसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को एकजुट करना है, तो उसके लिए आपको जो हमारे जो मध्यम वर्ग जो नीति है इस दिशा में आंदोलन को दिखाकर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो अपने भारतीय संगठन को मजबूत बनाने के लिए। राष्ट्रवाद की प्रारंभिक और साहित्यिक संगठनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम जो गीत है, भारतीयों को बहुत प्रेरणा मिलती थी उससे। और आरंभिक संगठन जो होते हैं, सभा, राजनीतिक विचार को इन्होंने जो आरंभिक जो संगठन है ना, उन्होंने सभाओं में राजनीतिक जो विचार है उसको लोगों तक, मतलब जनमानस में, लोगों तक पहुंचाया था। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ? तो इस आंदोलन ने जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा था लोगों के साथ, उसको मिटाया था। सती प्रथा का मैंने मतलब बताया था आपको वीडियो में। अगर जैसे किसी पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है, उस पुरुष की जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसी के साथ, उस पुरुष के साथ वहीं पर बिठाकर उनको जलाया जाता है। ठीक है, बाल विवाह जैसे जो बच्चों का जो बाल विवाह, मतलब बचपन में उनकी शादी करा दी जाती है, तो इन सारी कुरीतियों को, इन समाज की जो कुरीतियाँ, इन सबको मिटाया था। 19वीं शताब्दी के आंदोलन का यही प्रभाव हुआ था। और सामाजिक एकता और समानता के विचारों ने राष्ट्रवाद को और भी मजबूत कर दिया था। तो जो
इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारी जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं इनको जड़ से मिटाया जा सके, सामाजिक एकता और जैसे महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया जा सके, उनके साथ ये जाति के मतलब जाति नहीं, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सके, लोगों के साथ जाति के नाम पर भेदभाव ना हो, सती प्रथा की जो विवाह सती प्रथा, बाल वयसी जो कुप्रथा है इसको ख़त्म किया जा सके। लिटन और रिपटन की प्रतिगामी जो नीतियाँ हैं, तो रिटन की कठोर नीतियों से प्रेस अधिनियम, आर्म्स अटैक इन भारतीयों में रोष उत्पन्न किया था। ठीक है। रिपटन की जो स्थानीय स्वशासन योजना है इससे भारतीयों के अंदर राजनीतिक भागीदारी की भावना जगी थी। तो इन सभी आंदोलन का यही मकसद है कि जो भारत के लोग हैं उनके अंदर जागरूकता की भावना जगाए, इससे वो अपने राष्ट्रवाद के जो उनके राष्ट्रीयता की जो नीति है, मतलब जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था वो देखते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी की जो असफलता के बाद एक नई पीढ़ी ने सशस्त्र क्रांति के मार्ग को अपनाया था। इसमें चापेकेश्वर बंधु, खुदीराम बोस जैसे युवा ने बलिदान देकर अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था। निष्कर्ष देखने के तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के परिणाम था। अंग्रेजी शासन की जो अन्यायपूर्ण नीतियों ने भारत को एकजुट किया था, लेकिन जैसे शिक्षा प्रेस, सामाजिक सुधार आंदोलन और आर्थिक शोषण ने राष्ट्रवाद को बल दिया था। इस चेतना ने आगे बढ़कर भारत को स्वतंत्रता के रास्ते पर अग्रसर, मतलब उनको आगे बढ़ाया था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप इसको सॉल्व किया जाएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।